आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल और मैं हूं मनीष अवस्थी। उन्नाव की शक्ति की जंग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जी हां, यूपी में इंसाफ के लिए तरस रही उन्नाव की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद मिली है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख के मुआवजे की राशि भी जारी कर दी गई है। लेकिन इस बीच सीतापुर की जेल के बाहर के खेल से सवाल उठ रहे हैं कि दबंगों के साथ कौन है। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज सर्वोच्च अदालत से कैसे शक्ति को मिली परम शक्ति। उन्नाव रेप कांड के सारे केस दिल्ली ट्रांसफर। दिल्ली में स्पेशल जज रोजाना करेंगे सुनवाई। 45 दिन में पूरा होगा ट्रायल। सड़क हादसे की जांच 7 दिन में पूरी करे सीबीआई। पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा देगी योगी सरकार। परिवार कहे तो पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करो। पीड़ित परिवार की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल। योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं, योगी की पुलिस पर कोर्ट को भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये कुछ बड़ी बातें। उन्नाव रेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पीड़िता की ओर से सीजीआई को लिखी गई चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लपेट लिया। देश की सबसे बड़ी अदालत को न ही योगी सरकार पर भरोसा है, न ही योगी की पुलिस पर। पीड़िता की जिंदगी बचाने से लेकर उसे इंसाफ दिलाने तक कोर्ट ने कुछ भी योगी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा है। देश को झकझोर कर रख देने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम सख्ती दिखाई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जांच के लिए महीने भर का वक्त मांगा था। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, उन्नाव केस में क्या अपडेट है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आगे सीजेआई ने पूछा, आपको जांच के लिए कितना वक्त चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, महीना भर। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, महीना भर बिल्कुल नहीं, 7 दिन में जांच पूरी करो। सीजेआई बोले, सीबीआई से कहिए तुरंत कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, जांच करने वाले अफसर दिल्ली से बाहर हैं, उन्हें कल तक का वक्त दिया जाए। इसके बाद सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीना ने कोर्ट के सामने 2 मामलों की स्टेटस रिपोर्ट रखी। फिर सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, उन्नाव मामले से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। सीजेआई ने आदेश दिया, दिल्ली में एक स्पेशल जज रोजाना सुनवाई करेंगे और 45 दिन में ट्रायल पूरा करेंगे। सीजेआई रंजन गोगोई ने आगे कहा, योगी सरकार पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा दे। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्य न्यायाधीष ने कहा, केंद्रीय सुरक्षा बल पीड़िता के परिवार और उनके वकील को सुरक्षा मुहैया कराएं। पीड़िता की हालत पर सीजेआई ने कहा, डॉक्टर सबसे बेहतर जज हैं, वो तय करें कि क्या पीड़िता और उनके वकील को दिल्ली एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। जस्टिस रंजन गोगोई ने पीड़िता की चिट्ठी और पीड़िता की मां की ओर से लिखी चिट्ठी को देरी से पेश करने पर भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यूपी की योगी सरकार और उनकी पुलिस भरोसे के लायक नहीं है। जिस बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकालने में ही 2 साल लग गए, उस पार्टी के सीएम से भला इंसाफ की क्या उम्मीद करें। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। गैंगरेप के आरोपी सेंगर के बीजेपी से निष्कासन पर अब सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला गया है या नहीं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा उन्हें पार्टी से निष्कासित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्हें पार्टी से निलंबित बता रहे हैं। और हमारे नेता किसी को राजनीतिक कारणों से नहीं बचाते हैं, तो इनके ऊपर आरोप जो है वो संगीन आरोप है। इसलिए उन पर जो अंतिम कार्रवाई जो हो सकती है किसी को पार्टी से निकालने का, वो कार्रवाई किया है। उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं, हम अपने ही एक मापदंड के आधार पर जो भी गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन विपक्ष कुलदीप को निलंबित किया गया है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, कुलदीप जी को निलंबित कर दिया गया है। और बाकी ये महेंद्र पांडे जी के समय ही उनको निलंबित कर दिया गया है और निलंबित चल रहे हैं और सीबीआई जांच कर रही है। मेरे साथ देश का सवाल में भी कल बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल ने सेंगर को बीजेपी से निष्कासित करने की बात कही थी।
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश या निरुत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह बता दिया है कि राज्य में रसूखदारी का बोलबाला है और रसूखदार के खिलाफ एक तो शिकायत नहीं होती और अगर शिकायत होती तो कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई अगर नहीं होती तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ महीनों पहले एक नारा चला था, गली गली में चौकीदार है, तो फिर सरेआम ये क्या हो रहा है? कहां है वो लोग? दिखाई नहीं देते, प्रहरी नहीं दिखाई देते, चौकीदार कहां? इसके साथ साथ कई सवाल उठते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या राज्य में इकबाल खत्म हो गया है? और इसके साथ साथ आज फिर एक बार देश का सवाल मैं लेकर आया हूं, जिसे हम अपनी बेटी शक्ति को समर्पित करते हैं कि आखिर शक्ति को परम शक्ति सुप्रीम फैसले ने दे दी। इसी पर होगी गर्मा गर्म बहस और चर्चा कि आखिर कहां है सरकार। जी हां, मेरे साथ तमाम मेहमान होंगे। मेरे साथ ख्याति लब्ध प्रवक्ता बीजेपी के संबित पात्रा होंगे, जो कि आज सबसे कमजोर पिच पर बैटिंग करेंगे। मेरे साथ निशांत वर्मा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन उनका झुकाव आप जानते हैं, मेरे साथ कई बार डिबेट में रहे हैं और ये तो सच की तरफ होगा। जी हां, मेरे साथ आनंद लाल बनर्जी साहब, जो कि पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा भूषण, वरिष्ठ वकील, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी नेता, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे कार्यक्रम की एक खास बात है, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि यहां लफ्जों की धोखेबाजी चलती नहीं। संबित पात्रा, सबसे पहले आपसे सवाल, निष्कासित या निलंबित? निलंबित। डॉक्टर पात्रा, फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? एक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह देते हैं कि निष्कासित कर दिए गए हैं, आपके एक प्रवक्ता कल मेरे साथ कार्यक्रम में बैठते हैं, वो कह देते हैं बर्खास्त हो चुके हैं। और इस तरह के कंफ्यूजन से आखिर क्या हासिल होगा? किसके साथ खड़ी है सरकार, किसके साथ है पार्टी? देखिए मनीष जी, निष्कासित अर्थात बर्खास्त या तो डिसमिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये पावर पार्टी में सेंट्रल कमेटी के पास होती है। राज्य निष्कासित नहीं करती है, राज्य सस्पेंड करती है। और इसलिए ये निर्णय, लेकिन आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पात्रा, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल निष्कासित किया गया है। निष्कासित मतलब डिसमिस्ड कर दिया गया है पार्टी से, उन्हें निकाल दिया गया है, क्योंकि यह पावर जो होती है वो केंद्र के पास होती है। केंद्र कमेटी ने यह निर्णय लिया और सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निलंबित नहीं, निष्कासित। निलंबन तो पहले ही हो चुका था, 1 साल पहले से वो निलंबित चल रहे थे, अर्थात सस्पेंड चल रहे थे। और अगर आप ध्यान से सुने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यही कहा कि महेंद्र पांडे जी के समय पूर्व से ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर पात्रा, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नहीं डॉक्टर पात्रा, बीजेपी अध्यक्ष, माफ करिएगा, बीजेपी अध्यक्ष। थोड़ा टाइम लैग है, इसलिए सुनने में एक दूसरे को थोड़ा समय लग रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूं टाइम लैग के कारण। मगर देखिए, वहां के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि निलंबित किया गया है, उन्होंने यह भी कहा कि महेंद्र पांडे जी के समय अर्थात पूर्व से ही निलंबित किया गया था। 1 साल से सेंगर निलंबित था, कल उनको देर रात और आज सुबह निष्कासित कर दिया गया है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने ठीक कहा, और अब से इसको आप हेडलाइन में भी चला सकते हैं, सेंगर पार्टी से डिसमिस्ड या निष्कासित है, निलंबित वो पहले से ही था। यानी ये आपके खबर के हवाले से और जीवीएल नरसिम्हा की खबर के हवाले को ये मान लिया जाए कि उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? डॉक्टर पात्रा, देखिए, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, यहां आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके कुछ भी देखिए मनीष भाई, थोड़ा साउंड का काफी यहां मुझे लगता है गैप है, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस धरना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कोई भी खबर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया न्यूज इत्यादि में रखने से पहले उसकी पुष्टि करने के बाद ही हम आते हैं। तो पुष्टिकरण के पश्चात ही मैं आपको बता रहा हूं कि सेंगर को निलंबित किया गया है। आप हमारे हवाले से अपने हेडलाइन में ये चला सकते हैं कि वो डॉक्टर पात्रा निलंबित या निष्कासित? आप निलंबित कह रहे हैं, डॉक्टर पात्रा आपने फिर निलंबित कहा। निष्कासित।
देखिए मैं आपको बता दूं, शब्दों ये निलंबित और निष्कासित दोनों आसपास के इतने शब्द हैं कि कई बार निष्कासित की जगह निलंबित निकल जाता है। मैं इसलिए अंग्रेजी में कह रहा हूं, he is not suspended, he is dismissed, he was suspended 1 year ago, now he is dismissed। आप पिछले 5 मिनट से निलंबित, निष्कासित, पता नहीं मनीष भाई, मुझे लगता है इस विषय में बहुत हो गया, आपको समझना चाहिए। मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूं, अब देश की आवाज सुनो, 10 बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। निलंबित, निष्कासित, इस प्रकार चिल्ला बंद कर दे। निशांत वर्मा जैसे लोगों की चिल्लाचोट सुनने नहीं आया है। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूं। डिजिटल इंडिया, टाइम लैग, फिर उसके बाद आवाज वो ठीक नहीं। अरे ये बेवकूफ नहीं है देश की जनता। आप निशांत जी, उनमें इंडिया मेरी बात पूछने दीजिए, डिजिटल मैं अभी बताता हूँ संबित पात्रा, आप यहाँ देश को सुनने दीजिए। आप यहाँ भेजते तो यहाँ नहीं होता इस प्रकार का गड़बड़। आप यहाँ भेजे तो गड़बड़ हुआ है, वो मेरे कारण से नहीं हो रहा है, या मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है टाइम लैग। ये वो है जिन्होंने आज ऐसे हाथ जोड़ लिए। निशांत जी, संबित जी ने, डॉक्टर पात्रा ने कह दिया निष्कासित। हम इसको खबर को भी चला रहे हैं कि देश बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये मान लिया। नहीं, ये पूरी सूचना नहीं, निशांत जी सूचना के साथ बैठे हैं और वो कह रहे हैं ठीक है, शब्दों की हेरफेर हो जाती है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज सबसे कमजोर पिच पर डॉक्टर पात्रा जो है बैटिंग करेंगे। शहजाद, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मुझे आज की सर्वोच्च अदालत ने जो सरकार के खिलाफ 5 बातें की हैं वो मैं जनता के सामने रखूंगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, और अगर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर हमें आके इस मंच पे कह रहे हैं कि उसको निलंबित नहीं, निष्कासित किया गया, एक्सपेल किया गया, तो पहले तो हमें इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और मजाक उड़ाना है तो मैं 10-20 सेकंड लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बीएसपी के एमपी अतुल राय ना निष्कासित ना निलंबित, केरला के लेफ्ट लीडर जिन्होंने उनके बेटे बिनय ने रेप किया, ना निष्कासित ना निलंबित, एआईटीसी के सिटिंग एमपी पार्था प्रतिम रे ना निलंबित ना निष्कासित। देखी नहीं हो सकती, ना निलंबित ना निष्कासित। क्या किया क्या नहीं, ये अलग है। यू आर द पार्टी विद डिफरेंस, यू आर द पार्टी विद डिफरेंस। सेकंड नहीं दिए आप, हाँ एग्जैक्टली, तो पार्टी विद डिफरेंस है, इसलिए मीडिया का दबाव बना तब जाके आप कर रहे हैं। सर देखो, ये आप इस तरीके से सर, मैं फिर बात नहीं कर सकता, आप उनको कंट्रोल कराइए। मैं अपनी बात मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और मेरे बीच में लोग AK-47 की तरह ना बोले। मैं 15 सेकंड और लूंगा। पार्टी विद डिफरेंस है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 1 साल पहले निलंबित और 1 साल के अंदर निष्कासित, और अगर नहीं होता तो ये जो लोग जो उदाहरण दिए गायत्री प्रजापति से लेकर ये तमाम लोग ना निलंबित ना निष्कासित। पर हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एक चीज ये आज देखने लायक है कि फ्रैंको मुलक्कल, जिसके ऊपर नन के बलात्कार का आरोप था, उसको रेड कारपेट दिया गया जालंधर में। ये कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं यहाँ पे। किसको निलंबित किया, किसको किसको निलंबित किया, किसको निष्कासित किया? एक लाइन का जवाब, क्योंकि आपका वोट बैंक है। हम मुद्दों एक लाइन का जवाब दूंगा। ये उस पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर रिश्वत लेते हुए बंगारू लक्ष्मण को निलंबित से निष्कासित 10 साल लग गए। 10 साल लग गए, बैठ जाएगी, 10 साल सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहस बैठ जाएगी। मानवीय संवेदनाओं पे बात हो रही है, मानवीय संवेदनाओं पे बात हो रही है। नहीं, बहुत बढ़िया। एक महिला के दुख की बात कर रहे हैं शहजाद। निशांत जी, आप जो है ये मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई बहस है, और इसमें हमें उससे नहीं भटकना चाहिए, हमें उससे नहीं भटकना चाहिए। उन्नाव में अन्याय होता है, दिल्ली में न्याय होता है। डॉक्टर पात्रा, क्या सरकार वहां पर पूरी तरह से फेल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ता है कि आपको क्या क्या करना होगा? डॉक्टर पात्रा। देखिए मनीष जी, एक तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक उन्नाव रेप केस का सवाल है, इससे बहुत एक सिहरन होता है, पूरे देश में एक सिहरन हुआ है, एक भाव प्रकट हुआ है कि आखिर क्या हो रहा है। मगर कुछ बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, और बहुत विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसा दिन नहीं है कि हम इनसेंसिटिव होकर डिबेट जीतने के लिए यहां पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था किस प्रकार की थी और बहुत समय से किस प्रकार की थी, मनीष भाई आप इन पल्सेस को समझते भी हैं और जानते भी थे। मगर योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आप लोगों के साल से संदीप पात्रा साहब उत्तर प्रदेश डॉक्टर पात्रा जवाब दे रहे हैं, अतुल जी जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात पूरी करें।
इसे आपको समझना पड़ेगा। अतुल जी बात पूरी होने दीजिए। अतुल जी गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र नहीं। डॉक्टर पात्रा आप अपनी बात पूरी करें। राजनीतिक विश्लेषक है अतुल भारतीय जी, जनता पार्टी के। अतुल जी आप यहाँ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेंगे। डॉक्टर शहजाद आप शांत हो जाए, शहजाद आप शांत हो जाए। व्यक्तिगत आरोप नहीं। अतुल जी मैंने आपसे कहा आप शांत रहिए। मैं गायत्री मंत्र शुरू करना नहीं चाहता। मैं गायत्री मंत्र शुरू करना नहीं। आप रुकिए डॉक्टर पात्रा अपनी बात पूरी करें आप। देखिए मनीष जी, विडंबना क्या है, आपने शुरू में कहा कि सबसे कमजोर पिच पे मैं खेल रहा हूं, उसके बावजूद मैं पूरे ही सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को रखना चाहता हूं क्योंकि करोड़ों लोग सुन रहे हैं। मगर जिस प्रकार की इनसेंसिटिविटी आज जो अच्छे पिच पर खेल रहे हैं वो यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद अपना केस कमजोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज मैं कमजोर पिच पे हूं, मगर फिर भी संवेदनाओं का विषय है। डिबेट जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, संवाद करना महत्वपूर्ण है। और मैं मनीष भाई यह बोल लेने दीजिए। अतुल जी रुकिए, अतुल जी बात पूरी होने दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाना है। बात पूरी हो गई सर, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। तमाचा मारा है निशान जी वो अपनी बात तो रखिए। हमारे पास बहक जाएगी। अतुल सक्सेना लपटे आप तक भी आएंगी। गायत्री मंत्र जब शुरू होगा आपके पास आईना नहीं होगा। सर गायत्री मन की जो आप बात कर रहे हैं उसकी सीबीआई जांच चल रही है। आप रुकिए, बात होने दीजिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको वो जुड़े हुए हैं। ये पहला राउंड है, सबको अपना अपना पक्ष रखना है। संबित जी आप संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, फिर निशान जी, प्रज्ञा जी यहां बैठी हैं, आप खुद हैं और एलन राव भी हैं। बात होगी, आप अपनी बात पूरी करें। मनीष जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये इस प्रकार से क्यों हो रहे हैं। मैं तो अपना विषय को रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि हम कमजोर पिच पे हैं, फिर भी मैं अपने विषय को संवेदना के साथ रखना चाहता हूं। आपकी सरकार अतुल जी मत करिए, ये बहस को आप बहकाइए मत, उनको बोलने तो दीजिए। आप शांत रहिए। मैं बिल्कुल नहीं भड़कूंगा। मनीष जी आप मेरा समय भी इन्हीं को दे दीजिए। आज मैं जितना चुप रहूंगा नहीं, आज सवाल ही आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सब पे जाऊं। चाहता हूं, मैं सारे सवाल का जवाब देना चाहता हूं, मगर यहां जनता देख रही है किस प्रकार का ये बिहेवियर कर रहे हैं दोनों लोग। ये निशान और समाजवादी पार्टी के जो नेता यहाँ बैठे हैं, बिहेवियर की बात मत करिए। हम तो अपने विषय को रखना चाहते हैं। निशान जी आप शांत रहिए, उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए। डॉक्टर पात्रा आप अपनी बात पूरी करें। ये मनीष भाई आप गुंडों को क्यों बुलाते हैं डिबेट करने के लिए? डॉक्टर पात्रा व्यक्तिगत आरोप में निशान जी नहीं, निशान जी आप शांत रहें। अरे आप इस तरह से कोई भी बात न हो जिससे ये मानवीय संवेदनाओं में कहीं खलल आए। इन्होंने निशान जी आपने अगर इस तरह से कहा है आपको माफी मांगनी होगी। आप शब्दों की मर्यादा नहीं जाएगी। निशान जी आपको मैं नहीं पार करूंगा। आपने ऐसी बात कही है जो मान्य नहीं है। मुझे ऐसी बात कही है, आपने जो शब्द का प्रयोग किया वो अपने आप में गलत है। नहीं डॉक्टर पात्रा डॉक्टर पात्रा निशान जी आप अपने जो शब्द आपने कहे उस शब्द को लेकर निशान जी मुझे फेडर डाउन करना होगा। डॉक्टर पात्रा या तो मैं करूंगा, आप तय कर लीजिए। डॉक्टर पात्रा आप बोलें। शहजाद
डॉक्टर नहीं, पात्रा आप सुन लीजिए, बोले। मनीष भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप मेरा एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं नहीं मनीष भाई देखिए, हिंदुस्तान के इतने बड़े चैनल में एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को बलात्कारी कहा जाए, किसी को भी, प्रवक्ता हूं नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, किस आधार पर बलात्कारी कहा गया? मैं ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं करूंगा। आप निश्चय डॉक्टर पात्रा आप एक सेकंड रुके, डॉक्टर पात्रा आप एक सेकंड रुके, कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। निशांत जी एक शालीनता के नाते आपने जो कहा है आप कह दें कि आपके मायने वो नहीं थे बोलने के, और आप किसी भी सभ्य व्यक्ति को बगैर किसी आधार के ऐसे शब्द का प्रयोग जो कि उसके चरित्र, उसकी गरिमा और उसकी शालीनता को कहीं ना कहीं कलंकित करता है, ये गलत है। आप एक बार कह दें कि जो आपने कहा वो फ्लो में, उसका भाव वो नहीं था। एक बार कह दें, मुझे बहस चलानी है, मानवीय संवेदनाओं की बात है। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं और सही भी था कि फ्लो में जब इन्होंने गुंडा कहा तो मैंने बदले में उस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा। निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा समझिए, डॉक्टर पात्रा आप अपनी बात रखें, मुझे बहस आगे बढ़ानी है। डॉक्टर पात्रा, निशांत जी ने आपसे खेद व्यक्त कर दिया है। डॉक्टर पात्रा, देखिए मैं तो शुरू से ही शांतिप्रिय तरीके से अपने विषय को कंप्लीट करना चाहता हूं। 20 सेकंड मिल जाए मैं कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए मनीष भाई, मैं ये कह रहा था कि एक कानून की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े कालखंड के लिए किस प्रकार की थी, उससे आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं है। हम लोग भी नोएडा स्टूडियो जाते हैं डिबेट करनी, आप खुद नोएडा के हैं। ग्रेटर नोएडा में रात को 10 बजे के बाद वहां ट्रैवल करना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। आज आप देखिए सुरक्षा वहां बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है, गुंडागर्दी वहां घटी। जहां तक उन्नाव का केस है, बिल्कुल सही, परसेप्शन ऐसे जा रहा है, मानो बड़ा एक परसेप्शन ऐसे जा रहा है जो कि उचित नहीं है और इसको ठीक करने की आवश्यकता भी है। सेंगर पे बात करिए। निशांत जी वो अपनी बात कर ले तो मैं आगे बढ़ूं इससे, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। नहीं कोई मनीष भाई मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। डॉक्टर पात्रा आप अपना पूरा करें। आप सेंगर पे आ रहे थे, आप सेंगर पे कह दीजिए कि सेंगर को लेके क्या यूपी प्रशासन, यूपी सरकार का संरक्षण था। ये व्यक्ति चिल्लाता है, आप बुलाते क्यों हैं? ये विषय नहीं, डॉक्टर पात्रा भाषा का प्रयोग विशेषज्ञ करते हैं, निशांत जी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते। निशांत जी मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर पात्रा आप अपनी बात पूरी करें। नहीं मनीष जी मैं आपको कह देता हूं, आप बड़े भाई के नाते कि देखिए मुझे निशांत जी के साथ डिबेट करने का शौक नहीं है। ये डॉक्टर पात्रा वो भी शांत बैठे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। मुझे तमाम मेहमानों के पास जाना है क्योंकि आज आप ही से सारे सवाल पूछे जाने हैं, इसलिए मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं। डॉक्टर पात्रा आप पूरी करें। मैं तो बोल रहा हूं, आप मुझे 9 बजे तक बैठा के सवाल पूछिए, मैं शालीनता के साथ जवाब देने को तैयार हूं, मगर अभद्रता नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी आप विश्वास रखें। मैं कह रहा था कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरी है, मगर हाँ जहां तक सेंगर का सवाल है, एक परसेप्शन बहुत बड़ी बात होती है और सही मायने में आप लोग ऐसे ही आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप लोगों को बधाई है। जो आपने एक माहौल बनाया है वो बिल्कुल ठीक है कि एक पीड़िता के साथ जिसका नाम अपनी शक्ति दी है, क्या ये न्याय हो रहा है? न्याय नहीं हो रहा है और ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को भी पता है। तभी आप देखिए 1 साल पहले योगी जी ने जब पूरा ये कारनामा हुआ था तो एसआईटी 9 मेंबर की एसआईटी सेटअप की थी। एसआईटी के रिपोर्ट के पश्चात पूरा मामला तत्क्षणात जो है सीबीआई को दिया गया। सेंगर का भाई जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया, मगर फिर भी बहुत सवालिया निशान है और उसके घेरे में हम हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है हमें कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछने को। मगर मैं आपको आश्वासित करता हूं, किसी प्रकार की अनभिज्ञता के साथ, किसी प्रकार से पक्षपात के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं करेगी। कुछ बचा ही नहीं डॉक्टर पात्रा, यूपी सरकार के पास अब बचा क्या? जब सर्वोच्च अदालत ने सारे मामलों की सुनवाई दिल्ली कर दी, यूपी में अन्याय था इसलिए तो दिल्ली में अब न्याय होगा। डॉक्टर पात्रा, निशांत जी आप सबसे पहले तो अपना गुस्सा शांत करें। ये जो सारी बातें हैं, सियासत में ऐसा क्यों होता है कि जितना रसूखदार व्यक्ति होता है वो निरंकुश हो जाता है? किसी एक दल की बात नहीं है, मैं सारी बातें कर रहा हूं। मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं कि मैं थोड़ा गुस्सा हो रहा हूं, पर मैं जानता हूं ये आप ही लोगों का गुस्सा है। लेकिन और वो इसलिए भी है क्योंकि जब कोई भी पार्टी की सरकार हो किसी भी, और जब इस कदर बदसलूकी चलती है समाज के साथ और गुस्सा आता है समाज में, तो ये दब जाता है क्योंकि ये लोग गोल गोल बातें करते हैं। लेकिन निरंकुशता की जो आपने बात करी मनीष जी, वो इसलिए भी सही है क्योंकि राजनीति में आज की तारीख में देखिए तो संबित पात्रा जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया पहले गुंडा, वो गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई। नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं
कि गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है राजनीति के अंदर कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से झलक के आती है कि कोई व्यक्ति या एक खास करके राजनीतिक व्यक्ति जब इस तरह से इन्वॉल्व होता है कई तरीके के केसेस में, निशान जी, तो मुझे एक उसको छोटा सा बचाव ब्रेक मिलता लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना और यही है। लोग बचे। ब्रेक के बाद भी शक्ति पर हमारा देश का सवाल जारी है। मेरे साथ दूसरे मेहमान आनंद लाल बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक, वो भी जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद मुझे प्रज्ञा जी को भी लाना है, अतुल को भी लाना है। देश का सवाल जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेटियों की सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं। यूपी में पुलिस और प्रशासन पर बढ़ते अविश्वास की बाराबंकी में बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के दौरान एक छात्रा ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि जिससे थोड़ी देर के लिए एसएसपी साहब असहज हो गए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान छात्रा का दर्द छलक उठा। उसने एसएसपी साहब से कहा कि अगर हम टोल फ्री नंबर पर पुलिस से अपने ऊपर हो रहे जुर्म की शिकायत करें तो क्या उन्नाव पीड़िता की तरह कोई एक्सीडेंट करा देगा। यूपी के बाराबंकी की एक मासूम बालिका को आपने सुना। आइए देश का सवाल में शक्ति पर हम फिर आगे बढ़ते हैं उसी बहस और चर्चा के साथ। मेरे साथ आनंद लाल बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, मौजूद हैं। बनर्जी साहब, क्या यूपी पुलिस के कामकाज को अब सिरे से नकार दिया है सर्वोच्च अदालत ने? आपको लगता है कि यूपी पुलिस वहां काम जो करना चाहिए, अगर विश्वास होता तो सर्वोच्च अदालत आज इतने सारे फैसले नहीं लेती? आवाज आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है। आज जिस हिसाब से सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक यूपी में इलाज पे विश्वास नहीं किया जा सकता, पीड़िता को यहां भेजा जाए, केस यहां ट्रांसफर किए जाएं, यूपी पुलिस की सुरक्षा पर सवाल। आखिर कैसे है ये उत्तम प्रदेश? मनीष जी, अभी मैं बहस का हिस्सा हूं और 6 लोगों में अकेली महिला हूं। बहुत अफसोस हो रहा था मुझे कि हम इतने आपने मेरे कार्यक्रम का नाम नहीं सुना। हमने ये कार्यक्रम शक्ति को समर्पित किया है, तो आप आंकड़ों में नहीं, आप अपने आप में एक शक्ति। मैं इसी शक्ति की बात कर रही हूं कि एक तरफ हम शक्ति के लिए लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे इतने संवेदनशील टॉपिक पे, इशू पे हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपने पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करने का काम कर रहा है। शक्ति की बात कोई नहीं कर रहा था, उस बच्ची की बात कोई नहीं कर रहा था जिसकी 17 साल की उम्र में गैंगरेप हो गया, लेकिन हर कोई एक दूसरे को लताड़ने में, एक दूसरे की खिंचाई करने में लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश की संवेदना खत्म कहां होती जा रही है। और जहां तक यूपी की बात है, आप देखिए कि 2.5 साल से यूपी में भी भाजपा की सरकार है, 6 साल से सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। उसी दौरान में उस बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, पॉक्सो में मामला दर्ज होता है, पॉक्सो में 1 महीने में उसके बाद हाईकोर्ट आदेश देता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। 1 महीने में जहां मध्य प्रदेश में पॉक्सो के केसेस में डिसीजंस दिए जा रहे थे, वहां पे 2 साल लगे। 1 साल लगा पॉक्सो के केस में गिरफ्तारी होने में और अब 2 साल लगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद यहाँ पे एक्शन में आए हैं। आज संबित पात्रा जी बहुत खुश होकर बता रहे हैं कि उनको निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित नहीं किया है। सर, 2 साल लगे आपको निष्कासित करने में एक रेपिस्ट को, और उसके बाद प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए शहजाद जी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद 2 साल के बाद ये हो रहा है कि हर लड़की, हर शक्ति, देश में हर आए दिन ये रेप सुनाई दे रहे हैं। यूपी में ही अगर आप देखें, कभी 11 महीने की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कभी 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कभी कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। और हो क्या रहा है, हर बच्ची तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाएगी, हर बच्ची का तो मीडिया सेंसिटिव केस नहीं बनेगा। यानी कि जिसके लिए हम लड़ेंगे, एक निर्भया के लिए लड़े तो पॉक्सो केसेस में चेंज हो गया। प्रज्ञा जी, अब कब चेंज होगा? अब उसका पॉक्सो में जो चेंज हुआ है वो जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूशन कब होगा? आपके एक एक शब्द में झलकते दर्द को मैं समझ रहा था शहजाद जी। मनीष जी, प्रज्ञा जी की भावना को आगे ले जाते हुए, और क्योंकि आज हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, ना किसी प्रदेश विशेष की बात कर रहे, हम शक्ति, इस देश में कितनी सारी शक्तियां हैं जिसके साथ ये अन्याय, एक सेकंड, अन्याय हो रहा है। एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूं और इसको प्लीज आप इसको राजनीतिक रूप से मत देखना। 4-5 दिन पहले की बात है कि एक हमारी बहन शक्ति ने पुलिस स्टेशन जयपुर के सामने अपने आप पे आग लगाकर जान दे दी। क्यों? क्योंकि पुलिस वहां पे केस रजिस्टर नहीं कर रही थी। उसने कहा बलात्कार ही नहीं हुआ तेरा।
अलवर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हो, उसका वीडियो वायरल किया गया और नासुध रही किसी को वहां की। 40% रेप बढ़े हैं 4 महीने में अशोक गहलोत के सरकार। मैडम प्रज्ञा जी एक सेकंड, प्रज्ञा जी सुनिए ना प्रज्ञा जी, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं तो इसको पार्टी का विषय ही नहीं समझता। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे देश में हालांकि एक तबका है, तबका क्या है कि जब उत्तर प्रदेश में घटना होती है वो बहुत जोर जोर से बोलता है, वो किराए का भाड़े का आक्रोश भी लेकर आता है, जैसे यहाँ पे कुछ पैनल पे बैठे लोग कर रहे हैं, पर उनका आक्रोश राजस्थान में गायब हो जाता है मायावती की ट्वीट की तरह। और जब ये चयनात्मक रूप से शक्ति को देखा जाता है, आपने नहीं देखा, मनीष जी ने नहीं देखा, पर अतुल जी और यहाँ पे ग्रसित एक और व्यक्ति है जिनके जीव जंतु ऐसे है कि राजनीतिक रूप से वो रेप को तोलते मोलते हैं, तो वो देखकर मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। शहजाद, अरे आपने गायत्री प्रजापति को अपने कैरियर में बिठाया, कैरियर उसको लॉन्च कर दिया। ये शहजाद आपकी गरिमा बनी रहे, ये व्यक्ति आपकी गरिमा बनी रहे, आपने यहाँ पर पार्टी में नहीं था, सपा में था 2012 में। अतुल जी, शहजाद शब्दों की मर्यादा और गरिमा रखी जाए। शहजाद, हमारे बीच एक शक्ति बैठी है, हमारे बीच एक शक्ति बैठी है, हमारे बीच एक शक्ति बैठी है, उसके सम्मान में लाखों शक्तियां आपको देख रही हैं, लाखों शक्तियां। अतुल जी, लाखों शक्तियां आपको देख रही हैं, हमारे बीच एक शक्ति बैठी है, उसके सम्मान में शक्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं। आनंदलाल बनर्जी साहब, आनंदलाल बनर्जी साहब, अतुल जी ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग न करें। शहजाद, महिलाओं के सम्मान के लिए आप लोग रुकिए, महिलाओं के सम्मान में आप रुके। मुझे इन लोगों के साथ महिला सम्मान का आजम खान बोलेगी, महिला सम्मान का आजम खान की पार्टी बोलेगी। अतुल जी, आपको रुकना होगा। अतुल जी, मुझे आवाज कम करनी होगी, मुझे आवाज कम करनी होगी, ये आजम खान को मुझे आवाज कम करनी होगी। समय कीमती है, समय कीमती है। पार्लियामेंट में छेड़खानी की। आनंदलाल बनर्जी साहब, आनंदलाल बनर्जी साहब, मुझे मेरी बहस को आप लोग बहकाइए मत, आप लोग बहकाइए मत। आनंदलाल जी, क्या यूपी पुलिस में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ये साफ दिखाई देता है कि यूपी पुलिस पूरे तौर पर राजनेताओं के लिए काम करती है? आप रुकिए बनर्जी साहब। ये बड़ा ही देखिए सुमित जी, आपने एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा है कि क्या केवल राजनेताओं के लिए पुलिस काम करती है? ऐसा नहीं है। पुलिस कानून से बनी है, कानून के तहत काम करती है। यह जरूर है कि कहीं कहीं आपको लगता है, कहीं कहीं यह प्रदर्शित होता है कि नेता भारी पड़ गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं केवल आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जैसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि 100 जिलों में पॉक्सो के कोर्ट्स बनाए जाएं, उसी प्रकार ये जो महिला उत्पीड़न है, ये भी महिला उत्पीड़न से ही जुड़ा हुआ है। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक जनपद में, जितने भी जनपद हैं पूरे भारत में, हर एक में एक विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। और ऐसे जितने भी केस हैं जो कि रेप के हैं या जो कि पॉक्सो के हैं, उनको फास्ट ट्रैक होना चाहिए। डे टू डे हियरिंग के आधार पर उनको समाप्त किया जाना चाहिए। इस पर विचार किया जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी, बाकी लोग उत्प्रेरित होंगे कि वो कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। दूसरी बात है कि ये समाज भी ऐसा है, एक मिनट अवस्थी जी, ये समाज भी ऐसा है, समाज को भी ये जगना पड़ेगा, समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि आपने अभी अभी कहा कि एक सज्जन ने कई जगहों पे पॉक्सो एक्ट के तहत जो वारदातें हुई है उसकी बताई थी, तो ऐसा हो क्यों रहा है? समाज इस प्रकार का क्यों है? इस पर भी तो नजर डालिए। नहीं, लेकिन आप बनर्जी साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या यूपी पुलिस से इस फैसले के बाद, अगर अदालत को फैसला नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत को इस बात पर एतबार नहीं कि वहां पर इंसाफ मिल सकेगा,
उसके साथ साथ बच्चों में अगर ऐसा डर है, अभी हम 12 की एक मासूम बालिका को सुन रहे थे, तो आखिर विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा? कैसे पुलिस इंडिपेंडेंस आ पाएगा यूपी पुलिस में? यही ऐसे वाकये हैं जिसके तहत कि पुलिस को और सजग होना पड़ेगा, यही सब दिखाना पड़ेगा, हमको रीएजुकेट करना पड़ेगा। और ये कहना उचित नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट को एतबार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे, वो एप्लीकेशन जो थी, वो जो स्टेटस रिपोर्टर सीबीआई, आपको क्या लगता है बनर्जी साहब, आप पूर्व महानिदेशक रहे हैं, पुलिस का बनर्जी साहब आपको क्या लगता है, पूर्व महानिदेशक रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें साजिश सीधे तौर पर दिखाई देती है? वो जिस तरह से जेल में बैठकर उसे डीएम कहें, कप्तान कहें जिले का, वो माननीय विधायक जी कहते हैं, अपने आप में शर्म आती है बनर्जी साहब। देखिए ऐसा है, इसमें अगर वो जेल में है और अगर वो विधायक है, तो हम ये स्पष्ट आदेश है कि किसी भी विधायक को जब संबोधित किया जाएगा, माननीय शब्द का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाएगा। माननीय कहने में कोई सैद्धांतिक आपत्ति यहां पर प्रतीत नहीं होती है। इस बीच निशांत जी, पूरा पैनल बना हुआ, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। उन्नाव केस की सुनवाई दिल्ली की 30,000 कोर्ट में होगी। 30,000 कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा करेंगे इस मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली में होगी सुनवाई। लखनऊ की सीबीआई अदालत से 30,000 कोर्ट ट्रांसफर हुआ है केस। इस बीच हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस पूरी खबर के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, पूरी जानकारी दें आप। मनीष, हमारे पास ये ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें कोर्ट ने ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि लखनऊ की जो सीबीआई की अदालत है उससे इस मामले का ट्रांसफर दिल्ली में किया जा रहा है। धर्मेश शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं 30,000 कोर्ट के, वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बेहद साफ है। पहला, जितने भी मामले हैं, यानी कुल जो 5 मामले हैं, उनका ट्रांसफर दिल्ली किया गया है। 45 दिनों का वक्त दिया गया है, 45 दिनों के भीतर ट्रायल को पूरा करना है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है जो दुर्घटना हुई है उस मामले की जांच को पूरा करने के लिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर थोड़ा सा समय और चाहिए तो हम दे सकते हैं। 25 लाख का जो मुआवजा देना था उसका चेक उन्नाव के जो डीएम है उन्होंने रिलीज कर दिया है। कल पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट में बताना है कि क्या वो बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लखनऊ से ट्रांसफर होना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बेहद अहम है और प्रभावशाली आदेश है, जिसकी वजह से यूपी सरकार को तुरंत 25 लाख रुपए का चेक जारी करना पड़ा। और अब कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया है कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपने ये तमाम जानकारी दी कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद सरकार हरकत में आ रही है और ये सारी बातें यूपी से उठकर दिल्ली की ओर आ रही हैं। उन्नाव में अन्याय और दिल्ली में न्याय, क्या ऐसे ही चलेंगी सरकारें? निशांत जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं बहुत छोटी सी बात रखना चाहता हूं सम्मान के साथ, कि अभी जैसे बनर्जी साहब ने बात करी, उस बात में निकल के आया कि समाज कैसा है। मैं देश को यह याद दिला दूं कि हम जैसा भी समाज है, पुलिस का तो काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि मैं नालायक हूं। मुझे लायक बनाने का काम आपका है। मैं सड़क पे गाड़ी ठीक नहीं चलाता, मुझे नियंत्रण में करने का काम आपका है। मैं सही ढंग से समाज में नहीं रहता, ये हम जानते, तभी तो पुलिस है। पुलिस अपनी चीज से ना भागे। मैं बता रहा हूं, पुलिस अपनी चीज से इसलिए ना भागे क्योंकि राजनीतिक दबाव में पुलिस ऐसे वक्तव्य देगी तो हमारा क्या होगा। जी डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल आपसे है कि अगर इंसाफ पीड़िता को, दुष्कर्म पीड़िता को और उसके परिवार को पहले दिया जाता तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार बच जाता। डॉक्टर पात्रा, देखिए मनीष भाई, मुझे लगता है कि जो बचपन में या अभी भी कुछ सालों पहले हम हिंदी पिक्चरों में देखते थे कि किस प्रकार से कोई पीड़िता जब होती थी या होता था, कोई पीड़ित होता था, तो किस प्रकार दबंग नेता उसके साथ डील करते थे। ये हिंदुस्तान के कुछ राज्यों की दबंगाई की सच्चाई रही है। और जब ये पूरा उन्नाव का केस सामने आया तो एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि क्या नेताओं ने दबाव दिया, क्या उसको वाकई न्याय नहीं मिला। देखिए, प्रथम दृष्टया मुझे भी लगता है और बिल्कुल लगना भी चाहिए कि जो पीड़िता के साथ, जिसको नाम आपने शक्ति दिया है, उसके साथ जो हुआ वो उचित तो नहीं हुआ। एक उसके पिता खो गए, उसके घर के साथ
अन्याय हुआ, जो गवाह मार दिया उनके परिवार जिस दिन एक्सीडेंट हुआ पुलिस पार्टी तक साथ में गई थी। झूल रही है डॉक्टर पात्रा वो। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ पुलिस पार्टी का प्रोटेक्शन तक साथ में नहीं था। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, तो इस पे किसी को पूरी कर ले बात। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, तो कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो स्वाभाविक रूप से मन में एक डर का माहौल तो आता है। मगर देखिए मनीष भाई, दो चीजें होती हैं। एक है कि वहां के सरकार के इंटेंशन को देखिए और दूसरे वहां के सिस्टम को देखिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। सिस्टम को अभी भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मगर मैं बिल्कुल आश्वासन के साथ कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार कैसे ये सिस्टम जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो, इसीलिए सेंगर की गिरफ्तारी, सीबीआई के कोई आनाकानी नहीं, तुरंत सीबीआई को हैंडओवर करना, सीबीआई की जांच, उसमें कोई उन्हें बंगाल में हुआ होता तो आज संबित पात्रा या फिर ठीक रहे होते योगी आदित्यनाथ रिजाइन करें। शहजाद आपके पास मुझे आना है। अतुल आप अपनी बात रखें, आपकी पार्टी भी कुछ अलग नहीं। ये निशांत वर्मा, आप ऐसा बिहेव कर, ये निशांत वर्मा जी ऐसे क्यों चिल्लाते रहते? शांति से बात नहीं करना आता? नहीं, शांति से बात नहीं कर सकता। पूरा देश चिल्ला रहा है आदित्यनाथ को रिजाइन कराइए। आदित्यनाथ क्यों नहीं उनको रिजाइन कराइए। ऐसे चिल्लाने की क्या बात है? गोली खा लो, गोली खा लो, राजस्थान के बारे में बता दो। गोली खा लो, राजस्थान के बारे में एक शब्द बोलो, राजस्थान के बारे में एक शब्द बोलो। नहीं समझ पाएंगे आपके चीखने चिल्लाने से, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इनके पास करेज नहीं है राजस्थान में। आप राजस्थान में बोल के तो दिखाइए। मैं आदित्यनाथ का मैं कहूँगा आदित्यनाथ जी संबित पात्रा निलंबित करो आदित्यनाथ को। निष्कासित निलंबित जो करा सकते हैं शहजाद पुरावाला में बहुत दम है। निलंबित करा आदित्यनाथ, निष्कासित करा। अपन मुद्दे से भटक रहे हैं शहजाद, मुद्दे से भटक रहे हैं। निशांत जी अभी बहुत सवाल बाकी है, मेहमान हैं, हम मुद्दे से ना भटके। हम यूपी, उन्नाव और दिल्ली के बीच रहे, उन्नाव, लखनऊ और दिल्ली, इससे ज्यादा दाएं बाएं हम न जाएं। अतुल सक्सेना आप अपनी बात करें, आप भी अछूते नहीं हैं। देखिए मनीष जी, यहाँ बात छूते और अछूते की नहीं है और ना चिल्लम चिल्ले की है। आज एक पीड़िता, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिंदगी की जंग लड़ रही है और उसे कहीं न्याय नहीं मिला, 2 साल से भटक रही है। FIR भी उसकी जब दर्ज हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने सर एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को मारा है, इसीलिए सारे केसेस दिल्ली में ट्रांसफर हुए और 25 लाख का मुआवजा भी पीड़िता को दिया गया। इससे पहले अखिलेश यादव जी ने 16 लाख रुपए की जाकर के वहां मदद करी थी। वो मदद क्यों करनी पड़ी? वो मदद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम नेतागण अपने अपने AC के बिलों में छुपे हुए बैठे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, क्योंकि वो इस संवेदना के प्रति बिल्कुल भी निष्ठावान नहीं है और अपनी इस कार्यशैली को छुपाते हैं। संसद भवन में आपने देखा होगा, जो स्पीकर महोदय के खिलाफ जो आजम खान ने जो बोला था, उसके लिए कितना इश्यू बनाया। और आज 74 हमारी सांसद है महिला, जो हमारे सांसद हैं, उनमें से एक भी महिला का इस वक्तव्य नहीं आया इस पीड़िता के खिलाफ कि इसे न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आज बहुत सारी महिला नेत्रियों ने अपने बयान दिए, ये बात आपकी सही है, सर्वोच्च अदालत के बाद दी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तब देना पड़ा, सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, इसलिए देना पड़ा। और आपने जो बात कही, जो उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपने ही चैनल पे दिखाया, 12 बंकी में जो 10-12 साल की बेचारी बच्ची जो एक पुलिस वाले से सवाल कर रही है, आप सोचिए कितना डर उसके मन में है। उत्तर प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप, बलात्कार हो रहे हैं। पात्रा आपके लिए कुछ कह रहे हैं, फिर बनर्जी साहब और प्रज्ञा के पास चलूंगा। सुनवाई कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में। जवाब भी ले लेना, जवाब भी ले ले फिर मुझे। सोनभद्र की घटना भी अभी हाल ही की है। अतुल जी सामने जवाब ले। डॉक्टर पात्रा आप अपना जवाब दें, उसके बाद बनर्जी साहब।
देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्नाव के केस में चाहे कोई भी और केस हो जिसमें किसी पीड़िता के साथ गलत हो रहा हो या ऐसा परसेप्शन भी जा रहा हो, तो विपक्षी दलों को और सिविल सोसाइटी के लोगों को इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए, मीडिया को भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मगर यह कहना कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून की व्यवस्था ठप हो गई, योगी आदित्यनाथ जी काम नहीं कर रहे हैं, जनता जनार्दन होती है। आप देखिए, अभी फिलहाल एनकाउंटर हो रहा है और एनकाउंटर के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर चल रहा है कि कानून की व्यवस्था किसके समय नहीं, ठीक है। अगर एनकाउंटर, मैं नहीं कहूंगा एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर गलत तत्व जो कि पुलिस को मारना चाहती है और पुलिस उस पर रिटेलिएटरी कार्यवाही करती है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलती नहीं है। आज जनता जनार्दन को लगता है कि योगी जी ने, मोदी जी ने उन्हें कानून का शासन दिया है, तभी तो वहां अधिकांश सीट उन्होंने भाजपा को दिया है, वरना जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमने वो दिन भी देखे हैं। अतुल राय पूरे चुनाव रेपिस्ट के रूप में वो गायब रहे चुनाव में, मगर उनके लिए कौन जाके वह प्रचार करता था? कैंपेनिंग करते थे अखिलेश जी, कैंपेनिंग करती थी मायावती जी, और मंच पे कहते थे नहीं रेप तो हुआ नहीं है, झूठ मूठ कहिए, पीड़िता जो है डॉक्टर पात्रा, साक्षी महाराज यूपी सरकार के एक मंत्री, उनका दामाद, सभी तो इनसे मिल रहे थे, धन्यवाद करने जाते हैं। साक्षी महाराज सांसद वहां जाके धन्यवाद करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती? मामहीन धन्यवाद, शर्म नहीं आती? हम सांसद ही जीत गए। नहीं, देखिए, नहीं, शर्म नहीं आती? साक्षी महाराज क्या करने गए थे? मैं तो बोल रहा हूं, जहां तक क्या करने गए थे? मगर लालू प्रसाद यादव से भी ये पहुंच गए दूसरे के बाद, अपने लालू प्रसाद यादव से साहब, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, संबित पात्रा साहब, एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, अतुल जी, बनर्जी साहब, आपसे मेरा सवाल है, अगर पुलिस काम की होती तो हमारी शक्ति का परिवार बचाया जा सकता था। पुलिस के अंगरक्षक गायब, गाड़ी के परखच्चे गायब, नंबर प्लेट पुती हुई। अगर पुलिस सलीके से काम करती तो इस बच्ची का परिवार बच जाता। बनर्जी साहब, और वो गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के किसी लीडर की थी। ये तो कमाल की बात। घटना रायबरेली में हुई, गाड़ी समाजवादी पार्टी के लीडर थी और 74 किलोमीटर चली जा रही है। अतुल जी, बनर्जी साहब को बोलने दीजिए, बनर्जी साहब को बोलने दीजिए, बनर्जी साहब को बोलने दीजिए। अतुल जी, कैसी बात करते हैं संबित पात्रा साहब? मुझे आपसे बनर्जी साहब, अब ये नेहरू तक पहुंचेंगे, अब ये नेहरू तक जाएंगे। मुद्दे से एक प्रोफेशनल जवाब दे रहे हैं अतुल जी, आप रुकिए। बनर्जी साहब, आप बात पूरी करें। तो गाड़ी समाजवादी पार्टी की थी। अरे बेशरम जनता पार्टी मत बनो, बेशरम जनता पार्टी। निशान जी, आपके हाथ में क्या कर रहे हैं? किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अतुल जी, मुझे चलाने दीजिए ये बहस। बनर्जी साहब, मेरा जो सवाल था उस पर आप अपना जवाब दें। मैं ये कह रहा था कि जो एक्सीडेंट हुआ है या जो इंसिडेंट हुआ है, ये रायबरेली जिले में हुआ है। पीड़िता रहने वाली जनपद उन्नाव की है। अब जो आपने कहा कि गाड़ी पर रंग पुता हुआ था, हाँ, उसके सामने वाले नंबर प्लेट पे कालिख लगी हुई थी या ग्रीज लगा हुआ था, और पीछे वाला नंबर प्लेट सही था। उसी के आधार पर मैंने जो वहां के एसपी से बात की थी, उन्होंने बताया कि गाड़ी के ओनर को, गाड़ी के ड्राइवर को और गाड़ी के क्लीनर को ट्रेस किया जा सका और उनको गिरफ्तार किया जा सका। जहां तक इस बात की है, आपने ये पूछा है कि क्या पुलिस और सजग होती। जी हां, जैसे कि पहले 3 मामले हैं, जिनमें से कि तीनों जो दिल्ली ट्रांसफर किए गए हैं, एक मामला वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी है, थाने के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। प्रज्ञा, उन्होंने आपको नहीं लगता कि ये केस सही बात नहीं मानी और गलत ढंग से उन्होंने एफआईआर लिखी? तो उस घटना के संबंध में ये कहना आवश्यक है कि हाँ, वहां पे लैंडमार्क केसेस का एग्जीक्यूशन पुलिस की गलती होती है, लॉ बनाए जा रहे हैं, लॉ को सख्त किया जा रहा है। कल एक हमारे प्रवक्ता संबित पात्रा जी के साथी थे, वो बता रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने कानून को सख्त बना दिया, पॉक्सो में हम फांसी की सजा ले आए, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है? अगर कठुआ में केस होता है तो पठानकोट में क्यों लड़ा जाता है? अगर प्रज्ञा जी,
अगर प्रज्ञा जी, यूपी का मैं केस है तो अपने- दिल्ली मैं में क्यों अपने- आता मैं है? संवेदनाओं से भरे इस देश के सवाल के अंतिम पड़ाव पे हूं। मोमबत्तियां बुझ गई हैं, मशालें कब जलेंगी? देश की शक्ति को समर्पित था मेरा ये देश का सवाल। आप लोग इस चर्चा और बहस में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।